हाँ, सो बच्चों अब हम लोग वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक में आई गेस तुम्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई होगी, जिसे हम बोलते हैं वेक्टर्स। ये ना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है, बस थोड़ा सा मेरे साथ फ्रीक्वेंसी मैच करने की कोशिश करना, ठीक है। सो अब जो हम मैथमेटिकल टूल्स के अंदर अगला टूल पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वेक्टर्स। वेक्टर्स होते क्या हैं? एक्चुअली दो डिफरेंट टाइप की चीजें होती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। हर क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, स्केलर एंड वेक्टर। जैसे मैं तुमसे पूछूं होते क्या हैं अब ये, व्हाट आर स्केलर्स एंड व्हाट आर वेक्टर्स। सो कोई भी क्वांटिटी जो होती है, उस क्वांटिटी को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक को हम बोलते हैं स्केलर्स और एक को हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स। स्केलर्स वो होते हैं वो क्वांटिटी जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर्स वो क्वांटिटी होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरी हो। तब पूरी इंफॉर्मेशन तभी मिलती है जब हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दे दिया जाए। जैसे फॉर बहुत सिंपल सी चीजें हम बात करें, अगर मैं बोलूं तुम मार्केट में गए, सब्जी लेके आए, तुम लेके आ गए 4 किलो आलू। अब मैं बोलूं किस डायरेक्शन में, तो ये सेंसलेस है। मतलब 4 किलो आलू तो एक क्वांटिटी क्या है, 4 केजी। केजी इज क्वांटिटी। अब केजी को डायरेक्शन नहीं है कि इस डायरेक्शन में 4 केजी, इस डायरेक्शन में 3 केजी, इस डायरेक्शन में 2 केजी। तो आपने बोल दिया 4 केजी इनफ हो गया। मैं बोलूं कि इस टाइम पर क्लास में कितने लोग प्रेजेंट हैं, एक। तुम सब अगर साथ में होते तो मान लिया हमने बोल दिया 30 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, तो 30 स्टूडेंट्स इन विच डायरेक्शन। सो कोई सेंसलेस बात है, वन सेकंड डायरेक्शन। तो कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पर डायरेक्शन की बहुत जरूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे पूछूं अभी कि तुम में से किसी रैंडम से पूछूं कि भैया बता दो यहां से यूएस जो है वो कितनी दूर है, तो लेट्स से तुमने आंसर बोल दिया सर 12,000 किलोमीटर्स। सो 12,000 किलोमीटर्स इन विच डायरेक्शन। सो अगर हम अपने रुड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसके वेस्ट में पड़ेगा एकदम। अगर हम ईस्ट में चले जाएं, 12,000 एक्चुअली क्या है, एकदम जस्ट बैक साइड पे ही पड़ता है, तो ईस्ट से वेस्ट फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम बात करें इसे अपने इंडिया के वेस्ट में तो है पाकिस्तान, और राइट साइड में है बांग्लादेश या म्यांमार या और बाकी चीजें आ जाएंगी, बर्मा, नेपाल, नॉर्थ में आ जाएंगे। सो कुछ चीजें जब किसी की इंफॉर्मेशन देते टाइम पर डायरेक्शन देना भी जरूरी पड़ जाए, उस क्वांटिटी को वेक्टर्स कहते हैं। जैसे फिर से एक एग्जांपल देते हैं छोटा सा। तुम लोग खड़े हो और मैं तुमसे बोलूं अगर मैं ऐसे झापड़ मारूं तुम्हारे, तो तुम्हारा मुंह किधर घूम जाएगा, उधर। और अगर ऐसे मारता तो इधर। अब मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं, तुम्हारे अगर मैं कोई एफ फोर्स लगाऊं तुम्हारे गाल पर, तो तुम्हारा गाल किस डायरेक्शन में घूमेगा? इट विल डिपेंड। या तुम्हारे गाल किधर जाएगा, इट विल डिपेंड कि मैंने इधर से फोर्स लगाया कि इधर से लगाया। तो फोर्स जो क्वांटिटी है वो वेक्टर हो गई। क्यों? किसी भी चीज पर फोर्स लगाने पर आप मैग्नीट्यूड दोगे, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, और किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, ये दोनों ही चीजें बताओगे, तभी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर्स। तो कुछ क्वांटिटी जहां पर डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन देना पड़ता है, कुछ चीजें जहां सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाता है, ओनली मैग्नीट्यूड स्केलर, और जहां मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन हो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। आई होप क्लियर हो गया होगा कि स्केलर और वेक्टर में क्या फर्क है। अब हम बात करेंगे कि वेक्टर क्या होता है, कैसे डिनोट करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं उसके अंदर, ठीक है। नाउ अगर किसी से बोला जाए कि चलो मैं तुमको कुछ और एग्जांपल्स दे रहा हूं और तुम बताना कि स्केलर है या वेक्टर है। जैसे मैं बोलूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग चीजें होती हैं जो कि हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर कोई बच्चा यहां से उधर जा रहा है राइट साइड में 3 मीटर, तो अगर मैं बोलूं 3 मीटर इन ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट तुम्हारे हिसाब से, तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, जो कि हो गया स्केलर, जहां पर डायरेक्शन भी दे दिया। और उन्होंने सिर्फ 3 मीटर, कोई डायरेक्शन नहीं दिया, तो अब ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर। ऐसी कोई और क्वांटिटी, वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी में फिर से देना पड़ता है 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स ईस्ट, किस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी क्या हो गई, वेक्टर। स्पीड क्या होती है, 5 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है,
तो वो क्या हो जाता है, स्केलर। स्केलर और वेक्टर में फर्क। तो लेट्स से तुमसे पूछूं, ये मार्कर जो लिख रहा है ये कलर कौन सा है, तुम बोलोगे ब्लैक। ये स्केलर है या वेक्टर है? सोचो जरा 2 मिनट के लिए, ये स्केलर है या वेक्टर है? पॉज कर दो और सोचो। अब तुमने जो आंसर दिया होगा, आई एम डैम श्योर जो तुम में से काफी लोगों ने आंसर दिया होगा कि सर ये स्केलर है। क्यों? क्योंकि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ब्लैक कलर का कोई डायरेक्शन थोड़ा ना होता है। तो वंस अगेन प्लीज माइंड माय वर्ड्स, मैंने बोला था क्वांटिटी। ब्लैक इज नॉट अ क्वांटिटी, ब्लैक इज अ क्वालिटी। और क्वालिटी के लिए हम लोग ये डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्वांटिटी के लिए डिफाइन कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था 7 बेसिक क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम, फिर अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, और एक कोई और चीज थी जो बच गई थी, साथ में प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। ये क्वांटिटीज थी। तो एनी क्वांटिटी दैट इज हैविंग डायरेक्शन एज वेल इज कॉल्ड वेक्टर, और एनी क्वांटिटी जिसका डायरेक्शन नहीं है वो स्केलर। यहां पर ब्लैक इज नॉट अ क्वांटिटी, ब्लैक इज अ क्वालिटी। तो यहां पर हम स्केलर और वेक्टर की बात ही नहीं करेंगे। इसके अलावा एक चीज और आती है, एक वर्ड शायद तुम कहीं पढ़ लो, उसको हम लोग बोलते हैं टेंसर। वो अभी हमारे काम का नहीं है, जब आएगा तब बताऊंगा मैं। अब ठीक, ओके। नाउ किसी भी स्केलर को डिनोट करने के लिए हम कुछ भी लिख देते थे, लेट x इक्वल टू 2 मीटर, लेट y इक्वल टू कुछ भी हो गया। अब वेक्टर्स को डिनोट करने का तरीका क्या होता है? तो वेक्टर्स को डिनोट करने का तरीका क्या है? कोई भी एक वेक्टर है, x वेक्टर, x के साथ एक एरो लगाना पड़ता है। इट डजंट मीन कि ये वेक्टर राइट में है या लेफ्ट में है। चाहे वेक्टर लेफ्ट में हो, राइट में हो, ऊपर नीचे कुछ भी हो, आप एक ऐसे लगाकर ऊपर इस डायरेक्शन में ऐसे एरो मार दोगे, इट डिनोट्स x, जो क्वांटिटी है वो स्केलर ना होकर वो वेक्टर है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर में आप क्या करते हो, मैं बोलूं तुम मार्केट से आलू लेके आए और तुमसे पूछा कितने लेके आए, तुमने बोला 4। तो अब आंसर क्या हो सकता है? 4 आलू भी हो सकते हैं, या 4 केजी भी हो सकता है, या 4 क्विंटल भी हो सकता है, या 4 बोरी भी हो सकता है। तो इसीलिए साथ में यूनिट भी बतानी पड़ती है। तो किसी भी स्केलर को बताने के लिए आप उस क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड बताते हो, उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी यूनिट बताते हो स्केलर के लिए। अब हम बात करते हैं वेक्टर्स के लिए। वेक्टर्स के लिए आपको मैग्नीट्यूड बताना पड़ता है, यूनिट भी बतानी पड़ती है, और डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है तो हम F वेक्टर कर देते हैं उसको। F फोर्स वेक्टर कितना है? 20 न्यूटन इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, ऐसे बोल सकते हो। या फिर तुम लिख दोगे ऐसे, पॉजिटिव x डायरेक्शन में एरो बना दो और लिख दो 20 न्यूटन का एक वेक्टर था। या फिर इसी को ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, 20 आई कैप, आई और उसके ऊपर एक छतरी सी लगा दी जिसको हम लोग बोलते हैं कैप, आई कैप। सो आई कैप का मतलब होता है पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये होता है इसका मतलब, अगर पॉजिटिव x की बात हो तो ऐसे एक वेक्टर हो गया। सिमिलरली अगर हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, पार्टिकल जो है वो लेफ्ट में है, इधर पे लग रहा है उस पर फोर्स, फोर्स जो वेक्टर है लेफ्ट में लग रहा है, कितना? 30 न्यूटन। सो 30 न्यूटन ऐसे बना दिया, या हम लिख देंगे 30 न्यूटन इन नेगेटिव x डायरेक्शन, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। या फिर इसी में लिखेंगे 30, एन भी लिख दो, न्यूटन है ना, 30 न्यूटन। अब पॉजिटिव x को बोलते हैं आई कैप और उल्टे को बोलते हैं माइनस आई कैप। सो माइनस आई कैप, या फिर इसी को लिखते हैं -30 आई कैप और वही बाद में लगा दो न्यूटन, ऐसे लिख दो। तो ये चीज हो गई। सो अगर पॉजिटिव x में है तो आई कैप बोल दिया, नेगेटिव x में है तो माइनस आई कैप। तो ये तो हो गई पहली चीज जो हमें डिफाइन करनी है। इसी केस के अंदर अगर उसी पार्टिकल पर फोर्स जो है ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है तो हम लिख देंगे 20
न्यूटन फोर्स इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और ऐसे वेक्टर बनाकर 20 न्यूटन और 20 जे कैप न्यूटन। y वाले x वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? आई कैप। y वाले को हम लोग क्या बोल देंगे? जे कैप। और k z वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? के कैप। ये लिखने का तरीका होता है, एक स्टैंडर्ड तरीका। कैप का क्या मतलब है वो भी सब धीरे धीरे सिखाऊंगा मैं। ऐसे लिख दिया हम लोगों ने। इसी जगह पर अगर ये फोर्स नीचे होता तो फोर्स इज इक्वल टू 20 न्यूटन इन नेगेटिव y डायरेक्शन और 20 न्यूटन ऐसे बना दिया, और 20 माइनस जे कैप न्यूटन, जिसको कि हम लोग -20 जे कैप न्यूटन ऐसे भी लिख देते हैं हम लोग। एक होगी एक्स एक्सिस आई कैप, वाई एक्सिस जे कैप, अब आती है जेड एक्सिस। अब अगर हम जेड एक्सिस की बात करें, अलोंग जेड एक्सिस की अगर हम बात करेंगे तो इसी में हम लोग लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, अगर बाहर की तरफ फोर्स आ रहा है तो 40 न्यूटन इन पॉजिटिव Z डायरेक्शन, और 40 न्यूटन लिख के डॉट और सर्कल। डॉट और सर्कल का मतलब क्या होता है? बाहर का डायरेक्शन। क्यों होता है अभी समझाऊंगा उस चीज को। और 20 के कैप न्यूटन। सिमिलरली अगर फोर्स अंदर जा रहा है तो उसको हम लोग लिख देते F इज इक्वल टू 40 न्यूटन इन नेगेटिव Z डायरेक्शन और 40 न्यूटन, अब क्रॉस लगा के सर्कल बना देते हैं, और -40 के कैप न्यूटन। अब तो मैं इसके बारे में समझा दूं। देखो तरीका क्या होता है Z को लिखने का। जैसे एक वो धनुष वाला होता है ना, आजकल रामायण महाभारत बहुत देख रहे होगे तुम लॉकडाउन का टाइम। जब धनुष चलाया जाता है ऐसे करके, तो फ्रंट से जब तुम देखते हो ऐसे धनुष को तो एकदम पॉइंटेड दिखता है कि एज इफ ये धनुष, ये तीर तुम्हारी तरफ आ रहा है। अगर ये तीर यहां से अगर तुम्हारी तरफ ऐसे आ रहा है, यहां से ये पॉइंटेड है, तो इसलिए पॉइंट एंड सर्कल ऐसे दिखाई देगा एज इफ ये वेक्टर बाहर आ रहा हो। और यहीं पर धनुष वाला तीर जो है अगर वो उल्टा है, ऐसे आ रहा है, तो ये लास्ट में क्रॉस सा दिखता है। तो जब ये ऐसे अंदर जाएगा तो ये क्रॉस, तो इट मींस क्रॉस का मतलब क्या हुआ? अंदर का डायरेक्शन। इन जनरल अगर हम वेक्टर्स की बात करें, वेक्टर्स को कैसे डिनोट करते हैं? अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस या माइनस एक्सिस, आई कैप लिख देंगे मैग्नीट्यूड के साथ और यूनिट के साथ। वाई में है तो वाई या माइनस वाई में है तो जे कैप और माइनस जे कैप लिख देंगे मैग्नीट्यूड एंड यूनिट के साथ। और अगर जेड में है तो के कैप लिख देंगे यूनिट के साथ, के कैप और माइनस के कैप। ये तो स्टैंडर्ड हो गए। नाउ अगर आई कैप, जे कैप, के कैप के अलावा कोई वेक्टर हो तो अगर आई कैप, जे कैप, के कैप के अलावा कोई वेक्टर हो, जैसे अगर हम माने सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक वेक्टर है जो कि यहां से स्टार्ट हो रहा है और उसका मैग्नीट्यूड है 40 न्यूटन और एंगल है 30 डिग्री। ध्यान रखना 40 का अगर ये मैग्नीट्यूड लेंथ है ना, अगर मैं यहां पर 80 बना दूं तो लेंथ डबल कर दो आप, तो लेंथ ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, क्या आगे यहां पर इन जनरल अगर हम बात करें, लेंथ ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट्स इट्स मैग्नीट्यूड। बेसिकली कहां पर, जहां पर हमें कंपेयर करना हो, कभी दो वेक्टर्स को कंपेयर करना हो, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड। यहां पर क्या आ गया, 40 न्यूटन का वेक्टर आ गया 30 डिग्री पर। अब इसको हमें कैसे लिखना चाहिए? अगर हमें दिया हुआ है ऑलरेडी ये एक्स और वाई प्लेन के अंदर है, सो दिस एफ वेक्टर इज, हम इसको लिख सकते हैं 40 एंगल
30 डिग्री। इसका स्टैंडर्ड मतलब होता है 40 न्यूटन इज द मैग्नीट्यूड एंड 30 डिग्री हमेशा फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, यहीं से एंगल नापना होता है हमको। या फिर इन जनरल आज के बातों में दे दिया जाएगा कि 40 न्यूटन का वेक्टर है जिसका एक्स एक्सिस से एंगल कितना है, ये दे दिया जाएगा। अब अगर हमें एक्स से दे दिया गया तो वाई से तो अपने आप मालूम चल गया हमको, अगर 2 डायमेंशनल वेक्टर है। और अगर इसी वेक्टर को हमें 3 डायमेंशनली रिप्रेजेंट करना होता तो हमें लिखना पड़ता इस वेक्टर जिसका एक्स से एंगल 30, वाई से एंगल 60 और जेड से एंगल 90 डिग्री। ऐसे कोई लिखने का स्टैंडर्ड तरीका नहीं होता, उसमें लिखना पड़ता है अ वेक्टर अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन विच इज इंक्लाइंड at an angle of 30 degree from the positive x-axis, at an angle of 60 degree from the positive y-axis and at an angle of 90 degree from the z-axis। ये 3 पार्ट मिलके आ रहा है यहाँ पर, ठीक। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का यह तरीका है। अब आई होप ये समझ में आ गया होगा तुमको, ठीक। इसको नोट कर सकते हो तुम अब तक। नेक्स्ट, अब जो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इसी वाले वेक्टर को आई कैप जे कैप वगैरह की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो सिखाऊंगा तुमको। नाउ अगली चीज आती है फ्री वेक्टर्स। सेम मतलब वेक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। क्यों बोलते हैं फ्री वेक्टर्स? अभी जो हमने वेक्टर बनाया, एक वेक्टर था 40 न्यूटन का और 30 डिग्री एंगल पर, मैंने तुम्हें डायग्राम दे दिया। अब मैं चाहता हूं कि तुम इस मैसेज को पास ऑन कर दो अपने फ्रेंड को समझाओ कि एक 40 न्यूटन का वेक्टर जो अपनी कॉपी में बना सके। तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे देख बेटा, एक 40 न्यूटन का वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस से तो एंगल उसका 30 डिग्री है, वाई एक्सिस से उसका एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये भी हो गया। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, और एक्स से 30 हो गया, वाई से 60 हो गया, और जेड से उसका एंगल जो है वो है 90 डिग्री। ये है, तो कंप्लीटली तुम्हारा फ्रेंड जो है बना देगा। बट अगर मैं ऐसा बना देता एक वेक्टर और इसको उठाकर यहां शिफ्ट कर दूं, इसको उठाकर यहां शिफ्ट कर दूं, अब तुम क्या बोलोगे? वेक्टर अभी भी 40 न्यूटन का है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल अभी भी 30 डिग्री है, पॉजिटिव वाई से अभी भी 60 डिग्री है, सब कुछ सेम है। बस इसका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन पे था और इसका इनिशियल पॉइंट कहीं और पर आ गया, किसी और जगह पर आ गया। बट क्या हमें वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से कोई लेना देना है? नहीं है। क्यों? हमने क्या बोला? वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें उसका मैग्नीट्यूड भी होता है यूनिट के साथ और डायरेक्शन भी होता है। तो मुझे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन से मतलब, मैग्नीट्यूड 40 हो गया, यूनिट न्यूटन हो गई, और डायरेक्शन एक्स एक्सिस से 30 और वाई से 60। ऐसे सारे वेक्टर्स सेम हैं। तो बेसिकली ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम है। सो बेसिकली आप किसी भी वेक्टर को उसकी पूंछ पकड़ के, ये टेल है, इसको हम लोग बोलते हैं टेल ऑफ अ वेक्टर, और इसको हम लोग बोलते हैं हेड ऑफ अ वेक्टर। सो आप किसी भी वेक्टर की टेल को पकड़ के ऐसे, और बिना उसके डायरेक्शन को चेंज किए अगर आप कहीं पर भी लाके रख दो तो वो वेक्टर सेम है, वो वेक्टर डिफरेंट नहीं है। दीज टू वेक्टर्स आर एग्जैक्टली सेम वेक्टर्स, दीज आर सेम वेक्टर्स, जिनको कि हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री वेक्टर्स। ठीक, नोट कर सकते हो तुम इसमें। नेक्स्ट, अगली चीज क्या होती है? अगर मैंने एक वेक्टर बना दिया, ए वेक्टर इज 30 आई कैप, प्लीज टेल मी कि ये लिखकर मैंने आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे दी। तो मैंने क्या क्या इंफॉर्मेशन दे दी? यस प्लीज। क्या? कि एक वेक्टर है ए नाम का जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 30 और डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही मैं लिखता हूं बी -20 जे कैप। अब क्या है बी वेक्टर? बी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? -20 मत बोलना गलती से भी, जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। ये हो गया 20 और डायरेक्शन क्या हो गया? -j कैप। -j कैप मतलब नेगेटिव वाई डायरेक्शन। सो ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 20 और जिसका डायरेक्शन किधर है? -y की तरफ। ठीक है,
ये दो चीजें हो गई। नाउ अब इसको एक लिखने का तरीका क्या होता है, अगर मैं ये पूछूं तुमसे ऐसे ए के आगे मॉड लगा दूं, ये तो पता है तुमको मॉड, अब तक जो हमने पढ़ा था, जैसे अगर स्केलर के आगे मॉड लगा दो तो क्या फर्क पड़ता है, अगर वो स्केलर पॉजिटिव है तो सेम रहता है, अगर वो स्केलर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देता है। बट अगर हम वेक्टर में मॉड लगा दें, वेक्टर में मॉड लगाने का मतलब होता है इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इन दिस केस अगर मैं पूछूं मॉड ए इज इक्वल टू 30, सिमिलरली अगर मैं पूछूं मॉड बी, तो मॉड बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, ना कि -20, -20 नहीं होगी 20। तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कैसे करते हैं हम लोग, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, ये दो चीजें हमने बहुत अच्छे से सीख ली। इसको नोट करो। ठीक है, सब तक नोट कर लिया होगा तुमने इस चीज को। और अब आगे की चीज क्या सीखने वाले हैं हम वेक्टर्स में, वहां पर आते हैं हम लोग। ओके, so अब तक हमने वेक्टर्स लिखना सीख लिया। नाउ अगली चीज आती है मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन वेक्टर्स। जैसे जब हमने स्केलर सीखा था, सबसे पहले हमने स्केलर्स में क्या सीखा था, 1 2 3 4 गिनती सीख ली होगी, फिर उनको ऐड करना सीखा, फिर उनको सब्ट्रैक्ट करना सीखा, फिर उनको मल्टीप्लाई करना सीखा, उनको डिवाइड करना सीखा। अब सेम सारे के सारे ऑपरेशन स्केलर वेक्टर्स में भी होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं तुम्हारे एक गाल पे झापड़ मारूं 20 न्यूटन का, तो गाल तुम्हारा इधर घूम जाएगा, नो प्रॉब्लम। और मैं 20 की जगह पर 20 प्लस 20 मारूं तब ज्यादा तेजी से घूमेगा, नो प्रॉब्लम। क्यों, आपने 20 न्यूटन में एक और ऐड कर दिया, दूसरा वेक्टर 20 न्यूटन। नाउ मजा कब आएगा, जब मैं 20 न्यूटन इधर और 20 न्यूटन इधर से ऐसे करके मारूं तुम्हारे गाल पे, अब आएगा असली मजा। तब क्या होगा, तुम्हारा किधर घूमेगा मुंह, कहीं नहीं घूमने वाला। क्यों, एक वेक्टर इधर गया और एक वेक्टर इधर गया, तो इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल किया, तो ये माइनस वाली चीज आती है। और अगर मैं 20 मारता और पीछे से एक, मतलब मम्मी ने भी 20 से मारा, पापा ने दोनों हाथ मिलाकर 20 से मारा, तो 20 प्लस 20 मिलकर 40 ऐड हो गया। तो कैसे वेक्टर्स ऐड हुए और कैसे वेक्टर कैंसिल हुए, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन नाम की चीज आती है कि वेक्टर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जरूरत क्या है। जैसे एक एग्जांपल और देता हूं तुमको, क्या जरूरत है। अगर एक ब्लॉक ऐसे है, अगर मैं इस पर इधर लगाऊं 10 न्यूटन का फोर्स, एज्यूमिंग और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये ब्लॉक किधर जाएगा, तो ये ब्लॉक जाएगा राइट में। अगर मैं इस पर सिर्फ और सिर्फ ये वाला फोर्स लगाता 10 न्यूटन का, तो अब ये ब्लॉक किधर जाता, ये नहीं लगाता तो ये ब्लॉक जाता ऊपर। नाउ अगर मैं ये वाला फोर्स भी लगा दूं और ये वाला फोर्स भी लगा दूं, दोनों ही फोर्स एक साथ लगा दूं, अब ये ब्लॉक किधर जाएगा, कॉमन सेंस कहती है कि ब्लॉक इधर जाएगा। तो एक वेक्टर जो इस डायरेक्शन में था, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में था, इन दोनों का सम जो निकल के आया वो किसी और डायरेक्शन में ही निकल के आ गया अपने आप। ठीक है ना, इसलिए जरूरत है वेक्टर्स की, वेक्टर सम, वेक्टर डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन, कि वेक्टर्स में ऑपरेशंस आते क्यों हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या सीखने वाले हैं, एडिशन इन वेक्टर्स। तो वेक्टर्स में एडिशन किस तरह से डिफाइंड है, ध्यान रखना वर्ड डिफाइन। अगर कभी भी आपके पास कोई भी दो वेक्टर्स दिए हैं, एक्स और वाई एक्सिस है, हम सिर्फ 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं फिलहाल, हम लोग आते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ये सीख रहे हैं। अगर आपके पास कोई दो वेक्टर्स दिए गए हैं, जैसे एक वेक्टर है राइट साइड में, इसका मैग्नीट्यूड है 3, और एक वेक्टर कोई और है, इसका मैग्नीट्यूड है 5। ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड दिया है 5 और मैग्नीट्यूड दिया है 3। सो अब एडिशन किस तरह डिफाइंड है। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स में एक्चुअली 2 रूल्स आते हैं। एक आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम लोग सीखते हैं पहले, तो
ये होता क्या है? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेज दैट, इट सेज दैट कि आप किसी भी एक वेक्टर को, चाहे तो इसको ले आओ चाहे उसको ले आओ, किसी भी एक वेक्टर को लो और उसकी टेल को ओरिजिन पर रख दो। नाउ दूसरा वाला जो वेक्टर है उसकी टेल को पहले वाले के हेड पे रख दो। मूव कर सकते हैं हम लोग, हमने सीख लिया फ्री वेक्टर। इस वेक्टर को ऐसे मूव करके अगर मैं यहां रखूंगा तो ये वाला वेक्टर ऐसे आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 5, इसका 3। पहले को यहां रख दिया, दूसरे को यहां रख दिया, दूसरे के टेल को पहले के हेड पर। नाउ अगर ये ए वेक्टर था, अगर ये बी वेक्टर था, तो पहले वाले की टेल से दूसरे वाले के हेड तक जाने वाला वेक्टर, ये वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया। सेम केस में अगर मैं पहले वाला ये ना लेता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि पहले अगर मैं ये ले लेता तो ये क्या कहता, ये पहले वाला वेक्टर हो गया, फिर दूसरे वाला वेक्टर, ये दूसरे वाला वेक्टर हो गया, यहां से यहां तक जाने वाला ये बी वेक्टर था, ये ए वेक्टर था, तो इन दोनों का सम, इसको चाहे तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर लिख लो या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख लो। दोनों में डायरेक्शन जो है फाइनली जो आंसर निकल के आया यहां से यहां तक वाला, वो दोनों ही केसेस के अंदर आंसर एग्जैक्टली सेम आया। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। व्हाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? क्योंकि जिन दो वेक्टर्स को हमने ऐड किया, ये दो साइड्स है ट्रायंगल की, एंड द समेशन ऑफ द वेक्टर्स विल रिप्रेजेंट द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल। इन जनरल अगर उसको वर्ड्स में लिखना चाहो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वैसे पर्सनली आई विल सजेस्ट कि अपने जो भी मैं तुम्हें नोट्स दूंगा थ्योरी वाले चैप्टर के, उन नोट्स के अंदर एग्जैक्टली डेफिनेशन देखो, वरना अगर अपने लैंग्वेज में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे तुम? अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी represents the two sides of a triangle, then the third side of the triangle will represent the addition of a vector and b vector, a vector प्लस बी वेक्टर, वो थर्ड लाइन हो जाएगी। ठीक है, सो ये तो रहा दो वेक्टर के लिए। नाउ अब इसी के अंदर अगर दो की जगह पर तीन वेक्टर्स आ जाएं, अगर दो की जगह पर तीन वेक्टर्स आ जाएं, जैसे इसी जगह पर दो की जगह तीन वेक्टर, जैसे एक वेक्टर तो ये दे दिया हमने, एक वेक्टर हमने ये दे दिया, और एक वेक्टर हमने ये दे दिया, तीन वेक्टर आ गए। जैसे इसके लिए क्या करना होता है, वही स्केलर से सीखो कुछ। अगर मैं बोलता हूं 2 + 3 तो तुम क्या बोलोगे? 5। अगर मैं पूछूं 2 + 3 + 4 तो तुम बोल दोगे 9। कैसे किया तुमने इसको ऐड? तुमने एक बहुत सिंपल सी चीज लगाई। क्या? सबसे पहले 2 और 3 को ऐड कर दिया, कितना आ गया? 5, और उस 5 में 4 को फिर से ऐड कर दिया, 9। या फिर पहले 4 और 3 को ऐड कर दिया, 2 आ गया, या फिर पहले 4 और 2 को ऐड कर दिया, फिर 3 ऐड कर दिया। तो किसी दो को ऐड कर दो और फिर उसमें थर्ड ऐड कर दो। सेम चीज हम वेक्टर्स में करते हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये सी वेक्टर है। मुझे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बनाना है। तो उसको बनाने का सिंपलेस्ट तरीका क्या है? सिंपलेस्ट तरीका क्या है? किसी भी वेक्टर को, अब देखो वो एक्स और वाई एक्स बनाने की खास जरूरत नहीं है, किसी भी एक वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर मान लो, चाहे ए को, चाहे बी को, चाहे सी को। लेट्स से हमने ए को मान लिया, तो फर्स्ट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दो पहले ऐसे, ये हो गया ए वेक्टर। नाउ अब इसके साथ दूसरा वेक्टर ऐड कर दो, तो फर्स्ट की टेल पे, हेड पे, दूसरे की टेल रख दी हमने, तो ये बी वेक्टर आ गया। अगर ये बी वेक्टर आ गया, तो अब इन दिस केस ये जो वेक्टर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया। जैसे हमने 2 + 3 किया था 5। अब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के अंदर इस वेक्टर में हमें ऐड करना है सी वेक्टर। एक काम करते हैं, और अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सी वेक्टर को ऐसे बना देते हैं ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये है सी वेक्टर। नाउ अब जो सी वेक्टर है उसको हमने यहां बना दिया है, ऐसे बना दिया।
सो ये क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये क्या था, सी वेक्टर। तो मिलके जो फाइनल वेक्टर आ गया, ये वेक्टर निकल के आ गया क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसको और ढंग से कैसे एक्सप्लेन कर देते हैं हम लोग, पहले तो फर्स्ट वेक्टर बनाओ, फर्स्ट वेक्टर की टेल पे, सॉरी हेड पे सेकंड की टेल रख दो, सेकंड की हेड पे थर्ड की टेल रख दो, फर्स्ट की टेल से लास्ट के हेड तक जो वेक्टर निकल के आएगा, दिस विल बी दी एडिशन ऑफ ऑल थ्री वेक्टर्स। सो पहले दो वेक्टर्स को ऐड किया, फिर तीन को ऐड किया, फिर ऐसे ही n वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सुपरपोजिशन थ्योरम, कि आप सुपर इंपोज करते जा रहे हो एक के बाद एक के बाद एक करते हुए, तो सुपर इंपोजिशन थ्योरम। और डायरेक्टली है कि किसी भी वेक्टर्स को, n नंबर ऑफ वेक्टर्स को ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर थ्योरम से कैसे कैसे ऐड किया जाता है। अब इसके पीछे काफी बड़ी मैथमेटिक्स आएगी, वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बाद इसी में अगला दिया है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, जैसे एक वेक्टर ये था और दूसरा वेक्टर ये था, सो इट सेज दैट पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर की टेल को एक साथ ज्वाइन कर दो, टेल से टेल मिला, ठीक है, टेल से टेल ज्वाइन कर दो आप दो वेक्टर की, कर दी। नाउ ये तो था ए वेक्टर और ये था बी वेक्टर। नाउ बी के हेड से ए के पैरेलल लाइन बनाओ, ए के हेड से बी के पैरेलल लाइन बनाओ, ये जो कॉमन पॉइंट आ गया, इस कॉमन पॉइंट से यहां तक लेके आ जाओ, दिस विल डिनोट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब तुम खुद सोच लो, कोई नई चीज नहीं सिखा दी, क्यों, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या था, ये ए वेक्टर था, ये बी था, अगर बी को मैं यहां लिख देता तो इसने ट्राइंगल बना लिया, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ए और बी को मैंने टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया, तो अब पैरेलल लाइन खींचने से पैरेललोग्राम बन गया, तो अब इसी को बोल दिया इन्होंने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो बेसिकली ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये दो चीजें हमने अब तक सीख ली। सो अब तक हमने क्या सीखा, अगर हम वेक्टर्स की बात करें इन जनरल, कि वेक्टर्स होते क्या हैं, वेक्टर्स को डिनोट कैसे करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फिर मॉड का मतलब क्या होता है, आई कैप जे कैप के कैप का मतलब क्या होता है, फिर जब वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो दो तरीके हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये चीजें हमने अब तक सीख ली, ठीक। सो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास, पहले इसी चीज को बार बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें हैं। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह वाले पार्ट को इन डेप्थ लेके चलेंगे, ठीक है। ओके देन, बाय बाय।